फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जो संबंधित होता है दांतों से। सभी को पता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरसीटी। तो जब आपको दांतों में लगातार दर्द की समस्या रहती है, सूजन हो जाती है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो अधिकतर डेंटिस्ट सुझाव देते हैं कि आप आरसीटी करवा लीजिए। तो अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं कि आखिर आरसीटी होता क्या है, मतलब कि ये क्या चीज है। तो आज हम बात करेंगे कि जो रूट कैनाल है जिसको हम आरसीटी ट्रीटमेंट बोलते हैं, आखिर ये है क्या, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम क्या देखेंगे, हुए ना रूट कैनाल नीडेड, रूट कैनाल की जरूरत कब पड़ती है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे रूट कैनाल करवाना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हाउ इज रूट कैनाल परफॉर्म, रूट कैनाल किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, मतलब इसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया आरसीटी के बारे में, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कि आप किस तरह से अपने जितने भी सवाल हैं उनके डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, आरसीटी की, तो आरसीटी आखिर है क्या। पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज रूट कैनाल, रूट कैनाल क्या होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट रिलेटेड है किससे, जो दांत होता है उसकी सर्जरी से, उसकी रिपेयरिंग से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक हेल्दी टीथ है, मतलब बिल्कुल स्वस्थ दांत है। इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है जिसने दांत को अच्छे से मजबूती से पकड़ रखा है, ये क्या है, ये हमारे मसूड़े हैं, गम्स हैं, और इसके बीच में ही दांत होता है। तो दांत में आप देखेंगे कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया होता है, इसमें क्या होता है, इसी में ब्लड सप्लाई होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मसल्स होती हैं, जो एक साथ जब मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। तो जब हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो आंसर हमारा क्या है, इट इज अ डेंटल प्रोसीजर। ये क्या है, जो आरसीटी है वो क्या है, वो एक डेंटल प्रोसीजर है, मतलब दांतों से संबंधित ये प्रोसीजर है, इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ द सॉफ्ट सेंटर ऑफ द टूथ दैट इज कॉल्ड पल्प। जैसा कि अभी मैंने बात की, तो जो आरसीटी होता है उसमें क्या होता है कि दांतों के बीच का जो ये सेंटर वाला भाग होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। जो सॉफ्ट वाला भाग होता है दांतों के सेंटर का, उसको क्या बोलते हैं, उसको पल्प बोलते हैं। और ये जो पल्प होता है, इट मेड अप नर्व, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स दैट हेल्प टू टूथ ग्रो। अब ये जो पल्प वाला एरिया होता है ये किससे मिलकर बना होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, मतलब नर्व होती हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, और इन सब से मिलके बना होता है एरिया जिसको हम पल्प बोलते हैं। तो जब किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई घाव हो जाता है तो उस दौरान दांतों में क्या होता है, दर्द होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कोई बहुत ही गर्म चीज पी लिए, जैसे गर्म चाय पी लिए, तो उस दौरान किसी किसी दांत में हमको सेंसेशन फील होने लगता है, दर्द होने लगता है। या कभी कभी कुछ ठंडी चीजें होती हैं जिससे हमको सेंसेशन फील होने लगता है, मतलब वो पानी जैसे है, ठंडा पानी है वो लगने लगता है, या फिर आप चाय पीते हैं तो वो लगने लगता है, या फिर अगर कोई हम हार्ड चीज खा रहे हैं कभी कभी वो हमारे दांतों में धंस जाती है, तो इस वजह से भी दर्द होने लगता है, और उस दौरान व्यक्ति डेंटिस्ट के पास जाता है। लेकिन उस दौरान क्या हमको आरसीटी की जरूरत है या नहीं है, ये डेंटिस्ट हमको बताते हैं। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम इस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जो ये नर्व होती हैं और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है, तो जो नर्व होती हैं उनका काम क्या होता है कि जैसे हमने पानी पिया, अब वो पानी से हमको सेंसेशन हो रहा है, ठंडा पानी सेंसेशन हो रहा है, तो ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है, जो नर्व होती हैं। और हमारे टीथ को जो ब्लड सप्लाई है वो कौन दे रही है, जो ये ब्लड वेसल्स हैं। क्योंकि ये टीथ हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए इसको क्या चाहिए, इसको ब्लड चाहिए। जो ये अगल बगल आपको दिख रहे हैं, जो हम गम्स जिसकी हम बात करें, जो ये मसूड़े दिख रहे हैं, तो इन मसूड़ों में भी क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं। ये साइड साइड में जो पिंकिश कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो लिगामेंट्स है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो ये जो पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है ये दांतों को जकड़ के रखता है, बांध के रखता है। लेकिन जब हमारा जो टेक्निक होता है, दांतों की जो साफ सफाई होती है, जब अच्छे से हम नहीं करते हैं, हमारा हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं होता है, या फिर जो ब्रश हम यूज करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर हम बहुत फास्ट दांतों को साफ करते हैं। जैसे बहुत बार मैंने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके छोटे बच्चे, उनको क्या रहता है कि उनको पता नहीं रहता है, तो उन्होंने बस ब्रश लिया, पेस्ट लगाया, और उसके बाद जिस तरह से ट्रेन चलती है पटरी पे, उस तरह से वो अपने दांतों पे अपने ब्रश को चलाते हैं, एकदम फास्टली उसको ऐसे घिसते हैं। इससे क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका लिगामेंट होता है ये घिसने लगता है, और इस वजह से उनके जो दांतों की पकड़ होती है वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी क्या है कि बच्चों में ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका ये कारण ये भी है। साथ ही अगर ब्लड सप्लाई पुअर है, अच्छी नहीं है,
आपके जैसे कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन सी की कमी हो रही है, तो इसकी वजह से भी जो दांत होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब जो ब्लड है उसी के द्वारा दांतों को नरिशमेंट मिल रहा है। अब आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम है, वहाँ पे आयरन की मात्रा कम है या फिर विटामिन सी की मात्रा कम है, तो दांत क्या होंगे, वो कमजोर होंगे। और जब दांत कमजोर होंगे तो आसपास के जो लिगामेंट्स हैं, मसूड़े हैं, वो भी कमजोर होंगे, क्योंकि उनको ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है, और ये अपनी जगह से क्या होते हैं, हटने लगते हैं। साथ ही जब हमारा हाइजीन अच्छा नहीं होता है, हम अच्छे से दांतों की साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर धीरे धीरे कैविटी बनने लगती है। कैविटी का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट्स बन जाता है जहां से बैक्टीरिया आसानी से इंटर कर जाता है। तो उसके पहले क्या बनता है, उसके पहले यहाँ पे येलोइश एक प्लेग जैसा जमता है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें कैविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर वो बैक्टीरिया अंदर होल करके पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे कैविटी हुई और फिर ऐसे ऐसे करके इसमें क्या होता है, यहाँ तक नर्व तक पहुंच जाता है। यहाँ तक जब तक दांत खराब होते हैं तब तक पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की नर्व एंडिंग नहीं होती है, इसलिए हमको दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन यही जब कैविटी या फिर ये जो होल है, जब ये अंदर तक पहुंच जाता है, यहाँ तक जब पहुंच जाता है, तब हमको दर्द का एहसास होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब ये उस एरिया में पहुंच गया जहाँ पे नर्व है, और ये नर्व मैसेज पहुंचाती है हमारे ब्रेन तक, जो हमको ये एहसास दिलाता है कि हमको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। और फिर हम भागते हैं कहाँ पे, डॉक्टर के पास। तो अपने दांतों को अगर स्वस्थ रखना है तो पहली बात कि अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करके रखना है, और जो ब्रश होता है उसकी जो टेक्निक होती है करने की, वो बहुत ही स्मूथली होना चाहिए, बहुत ही जेंटली होना चाहिए। आपका ब्रश बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो आपके दांत बहुत अच्छे होंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रूट कैनाल होता है वो क्या होता है, समझ में आ गया। अब यही जो रूट कैनाल आपको दिख रहा है, यही जो रूट कैनाल होता है, इसी का ट्रीटमेंट किया जाता है, इसी की सफाई की जाती है। ये सारी चीजें तो जैसे तैसे वैसे ही रहती हैं, लेकिन बस इसी की सफाई की जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि व्हेन अ रूट कैनाल नीडेड, रूट कैनाल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक इन्फेक्टेड टूथ है। ये क्या है, एक ऐसा दांत है जिसमें प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो इसकी रूट कैनाल है, ये इसका रूट है, मतलब कि इसकी जड़ें हैं। रूट का मतलब क्या होता है, जड़ें। कैनाल का मतलब एक रास्ता। तो जिस रास्ते से जो हमारे नर्व है या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो गई हैं, उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। तो अब अगर इस रास्ते में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे अब मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छोटी सी कैविटी हुई, अब यहाँ से बैक्टीरिया इंटर किया, धीरे धीरे ये क्या हुआ, देखिए दांत डिके हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ का एरिया खत्म हो गया, ये यहाँ तक पहुंच गया। अब इसके बाद इन्फेक्शन ये पहुंच रहा है, पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जब यहाँ पहुंचता है तो ये फिर इस एरिया को भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर देता है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया, अब्सेस हो गया। अब व्यक्ति को दांत में दर्द भी होने लगा, सूजन भी होने लगी, उसको कुछ खाने पीने में दिक्कत हो रही है, तो अब वो जाता है डेंटिस्ट के पास। तो पता चलता है कि ये क्या है कि जो समस्या है ये काफी दिनों से थी, लेकिन लापरवाही की वजह से समस्या यहाँ तक पहुंच गई। तो जब इस एरिया की सफाई की जाती है, इस एरिया की सफाई की जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं आरसीटी ट्रीटमेंट, मतलब कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जो दांत की ये रूट वाला एरिया होता है, ये जो रास्ता होता है, इसको पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, इसको सारा निकाल के हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ शार्प पार्ट ऑफ द टीथ दैट डैमेज, इन्फेक्टेड, इन्फ्लाम्ड, इंजर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो दांतों का सॉफ्ट वाला एरिया होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है सेंटर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पल बोलते हैं, जब उसमें किसी भी तरह का क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन हो जाती है, या फिर वो इंजर्ड हो जाता है, तब वहां पे जरूरत पड़ती है किसकी, आरसीटी की। इसमें भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, डीप डिले ड्यू टू एन अनट्रीटेड कैविटी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको दांतों में कैविटी हो गई है और उस कैविटी को आपने ट्रीट नहीं किया, वो अनट्रीटेड है, और फिर क्या हो गई, वो धीरे धीरे गहराई तक पहुंच गई। कैविटी क्या है कि अगर यहाँ तक है, उसी दौरान आपने डॉक्टर से बात कर ली होती, डॉक्टर को दिखा दिया होता, तो डॉक्टर क्या करते कि उस एरिया की सफाई करके वहां पे मसाला भर देते, जैसे कि नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं, और उसके बाद कैपिंग कर देते, तो आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बच जाता, यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं फैलता, तो फिर आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने क्या किया, आपने डिले किया, तो इस वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे डीपली हो गया, यहाँ तक पहुंच गया, रूट तक पहुंच गया, और जब रूट तक
पहुंचा तो फिर अब दिक्कत हो गई, अब वहां पे आरसीटी की सलाह डॉक्टर ने दी, या तो आप आरसीटी करवाइए या फिर इस दांत को पूरी तरह से निकलवा दीजिए, दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर दांत बचाना है तो फिर आरसीटी करवा लीजिए। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल डेंटल प्रोसीजर ऑन द सेम टूथ। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर बार बार एक ही दांत में सेम प्रोसीजर होता है तो उसकी वजह से भी आरसीटी की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि अभी क्या है, यहाँ पे कैविटी है, अब यहाँ पे आपने कुछ खाया और फंस गया, फिर आपने क्या किया, लकड़ी से उसको निकाला, अब वहां का कुछ ना कुछ तो एरिया डैमेज होगा ही होगा। फिर से आपने लापरवाही की, डॉक्टर के पास आप नहीं गए, आपने कैपिंग नहीं करवाई, फिर से आपने जब कुछ खाया फिर वहां पे कुछ फंस गया, या फिर दांतों के बीच में कोई हार्ड चीज पड़ गई, तो अब दांत क्या है, कमजोर हो रहा है। जब दांत मजबूत होता है, जैसे कि हम पिछले फिगर में देखें तो ये जो नॉर्मल टीथ होता है इसमें क्या है कि यहाँ पे ये बिल्कुल हेल्दी टीथ है, तो यहाँ पे क्या किसी भी तरह की कोई ओपनिंग नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है, सारा हमारा दांत जो है वो बिल्कुल फिट फाट है। लेकिन जब यहाँ पे एक गैप बन जाता है, यहाँ पे एक गैप बन गया, तो अब ये जो दांत है इसका मजबूती क्या हो गई, कम हो गई, और जब मजबूती कम होगी और कोई हार्ड चीजें हम दांतों के बीच में रख के उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे तो मे बी ये जो एरिया है वो डैमेज हो जाएगा, और इस वजह से भी वहां पे आरसीटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, अ चिप और क्रैक इन द टीथ। जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर दांत में किसी भी तरह का क्रैक हो गया है, फट गया है वो दांत, तो उसकी वहां पे भी आरसीटी की जरूरत में भी आपको पड़ सकती है, क्योंकि अगर इस एरिया तक पहुंच गया इन्फेक्शन तो दिक्कत होगी ही होगी। नेक्स्ट क्या है, एंड एनी टाइप ऑफ इंजरी इन टूथ। अगर दांत में किसी भी तरह की कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से भी आरसीटी की जरूरत पड़ जाती है, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं। तो अगर दांतों में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है और वो डीपली हो जाता है, बहुत लंबे समय तक दांतों में सूजन रहती है, फिर बार बार आपको दांत की समस्या होती है, तो फिर डॉक्टर वहां बोलते हैं कि आप आरसीटी करवा लीजिए। या फिर अगर दांत आप निकलवाना नहीं चाह रहे हैं और आपके जो दांत हैं वो 60% डैमेज हो चुके हैं, तो उस दौरान भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप आरसीटी करवा लीजिए, तो वहां पे फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो आरसीटी प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, हाउ इज रूट कैनाल परफॉर्म, रूट कैनाल कैसे परफॉर्म होता है, तो इसके भी कई स्टेप होते हैं, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की, लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो दांत का ये वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल नमनेस हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप पे डॉक्टर क्या करते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों की देखभाल करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे पहले स्टेप में कि आपके दांतों के पास जो गम्स वाला एरिया होता है, जो मसूड़ों वाला एरिया होता है, वहां पे जो इन्फेक्टेड दांत होगा, उस इन्फेक्टेड दांत के पास वाला जो मसूड़ा होगा उसमें क्या देंगे, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इंसर्ट करते हैं सिरिंज के थ्रू। इससे क्या होगा कि ये एरिया पूरा नमनेस हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, और ये जो दर्द होता है बहुत ही शार्प होता है, मतलब बहुत तेज होगा, और थोड़ी सा जलन जैसा भी आपको महसूस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है मेडिसिन की वजह से, लेकिन चंद सेकंड में ये ठीक हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इसको सुन्न करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है, रिमूविंग द पल्प। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, मेन समस्या कहाँ से आ रही है, ये जो पल्प वाला एरिया है वहीं से आ रही है। तो अब यहाँ पे डॉक्टर क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने एनेस्थेटिक ड्रग दे दिया, उसके बाद अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो पल्प होता है उसको निकालने का काम करते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डॉक्टर यहाँ पे एक ओपनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ओपनिंग बनाते हैं, मतलब एक ऐसा स्पेस बनाते हैं। अगर पहले से है तो भी बनाना रहता है, क्योंकि थोड़ा सा हमको इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करना है तो होना चाहिए, वहां पे स्पेस होना चाहिए। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडोडेंटिक फाइल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडोडेंटिक फाइल। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर ने एक ओपनिंग बनाई, एक स्पेस बनाया, जगह बनाई, या कह सकते हैं एक छोटा सा होल बनाया। अगर पहले से है तब भी अंदर जाने के लिए होल चाहिए, वहां पे बनाया। उसके बाद इसके अंदर क्या करते हैं, जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हम इस वाले फिगर में देखते हैं। इस वाले फिगर में देखते हैं
तो इसमें देखिए डॉक्टर ने यहाँ पे एक ओपनिंग बनाई और इसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट किया, ये इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया और इसके बाद जो ये पल्प है इसको बाहर निकाला। यहाँ पे इकट्ठा है तो इसको भी पूरा रिमूव करेंगे, साथ ही ये जो कैनाल है इसको पूरा खाली कर देंगे, पूरा खाली कर देते हैं, इधर से भी और इधर से पूरी कैनाल को खाली कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं सेकेंड स्टेप में रिमूविंग द पल्प। तो यहाँ पे पल्प को रिमूव करने का काम किया जा रहा है। अब जब सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है तब आता है स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में क्या होता है, इसमें होता है एंटीबायोटिक कोटिंग। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो एंटीबायोटिक होता है उसी का एक कोट होता है जो दांत के अंदर कर दिया जाता है। अभी क्या हुआ कि सारा पल्प निकाल दिया गया, अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या है, पूरी तरह से खाली है, दांत का ये वाला हिस्सा पूरी तरह से खाली है। तो अब इसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन की एक कोटिंग की जाती है डेंटिस्ट के द्वारा, ताकि फिर से री इन्फेक्शन ना हो सके। क्योंकि इसकी सफाई क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन था, जो इन्फेक्शन का प्रोडक्ट था, जो भी मटेरियल था वो सारा निकाल दिया गया। लेकिन हो सकता है कि इस एरिया से फिर से इन्फेक्शन हो जाए या फिर बाहर से कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसीलिए जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है उसकी एक कोटिंग यहाँ पे कर दी जाती है, ताकि फिर से री इन्फेक्शन ना हो सके, उससे उस व्यक्ति को बचाया जा सके, उसके दांत को बचाया जा सके। तो अब ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके ऊपर, कि वो किस तरह से इस प्रोसीजर को कर रहे हैं। क्योंकि डेंटिस्ट ना तो मैं हूं ना तो आप हैं, जो डेंटिस्ट है उन्हीं को इसके बारे में अच्छे से पता होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एंटीबायोटिक की कोटिंग हो गई। जब कोटिंग हो जाती है तो इसके बाद जब डेंटिस्ट पूरी तरह से ये एश्योर कर लेते हैं कि अच्छा चारों तरफ अच्छे से कोटिंग हो गई है, वो देख लेते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि इसके अंदर एक मटेरियल फील करते हैं जो कैसा होता है, रबर लाइक होता है। कैसा होता है, रबर की तरह होता है, रबर लाइक सब्सटेंस होता है, रबर लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गुट्टा पर्चा, जिसको बोलते हैं गुट्टा पर्चा। ये फील किया जाता है। अब ये भरा कहाँ तक जाता है, तो ये भरा जाता है सिर्फ यहाँ तक इसको भर दिया जाता है। यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा, जो दांत होता है ये 3 भाग में होता है। अगर हम देखें फर्स्ट वाला हम जो क्लिप था अगर उसको देखें तो इसमें क्या है कि जो हमारा टीथ है इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है इतना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्राउन, इसको बोलते हैं क्राउन। और ये जो होता है इसको बोलते हैं नेक, इसको बोलते हैं नेक। और ये होता है जिसको बोलते हैं रूट, जिसको बोलते हैं रूट। तो जो ये वाला एरिया होता है, रूट वाला एरिया होता है, इसको पूरा भर दिया जाता है, जैसा कि हम इस प्रोसीजर में देख रहे थे। तो यहाँ पे जो ये रूट वाला एरिया है ये पूरा भर दिया जाता है, किससे, जो गट्टा पर्चा वाला सब्सटेंस होता है, जो रबर जैसा होता है, इससे पूरा भर दिया जाता है एंटीबायोटिक की कोटिंग करने के बाद। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, मतलब कि जो नेक वाला हिस्सा होता है, जो नेक वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है टेम्पोररी फीलिंग। क्या होती है, टेम्पोररी फीलिंग, जो स्टेप 4 का पार्ट है। क्या होता है इसमें, टेम्पोररी फीलिंग। यहाँ पे जब गट्टा पर्चा भर दिया जाता है रूट वाले हिस्से तक, और जो ऊपर का हिस्सा होता है नेक वाला टीथ का, वहां पे क्या होता है, टेम्पोररी फीलिंग की जाती है, भरा जाता है। और उसके ऊपर क्या होता है, फिर ये क्राउन लगा दिया जाता है, मतलब एक कैप जैसा लगा दिया जाता है। और पेशेंट को बोल दिया जाता है कि अब वो अपना फॉलो अप करवाता रहे। और साथ ही जो भी व्यक्ति होता है जिसने आरसीटी करवाया हुआ है, उसको 1 हफ्ते या फिर 10 दिन के लिए मेडिसिन भी दे दी जाती है डेंटिस्ट के द्वारा, जिसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती हैं, और पेन को रिलीव करने के लिए भी उसमें मेडिसिन होती हैं, ताकि जो व्यक्ति को सर्जरी के बाद, अब जब तक सर्जरी हो रही है तब तक तो जो उसने एनेस्थेटिक ड्रग दिया हुआ था उसका असर रहेगा, व्यक्ति को दर्द नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस दवा का असर खत्म होगा वैसे ही क्या होगा कि दर्द होगा। तो इसलिए दर्द की दवा, सूजन को कम करने की दवा, साथ ही किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एंटीबायोटिक जो डेंटिस्ट होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं और बोलते हैं कि 7 से लेके 10 दिन तक इसको खाना है। अब ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि उसका जो हीलिंग कैपेसिटी है या फिर उसके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितनी जल्दी इसकी हीलिंग हो जा रही है। साथ ही डॉक्टर ये भी बता देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ नहीं लेनी है, नियमित तौर पे दांतों की सफाई करती रहना है,
और किसी भी तरह का ज्यादा गर्म मटेरियल मुंह में नहीं डालना है, नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस पे प्रभाव पड़ेगा जो आपने आरसीटी करवाई है। तो कुछ दिनों तक दांतों को बचाना पड़ता है, डॉक्टर डेंटिस्ट जो है इसके बारे में बता देते हैं। और फिर ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जो भी व्यक्ति है उसको डॉक्टर बुलाते हैं। कितने दिन बाद? लगभग 1 हफ्ते या फिर 10 दिन बाद फिर से बुलाते हैं। वो क्या होता है? वो होता है फॉलो। क्या होता है? फॉलो अप। तो फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि जो अब यहाँ पे जो आरसीटी का प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ टेम्पोररी फीलिंग हुई है। अभी यहाँ पे परमानेंट फीलिंग भी होनी है, परमानेंट दांतों की भराई होनी है। जो अंदर का मटेरियल था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, गट्टा बर्चा बोल रहे थे, ये तो वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन इसके ऊपर जो नेक वाला हिस्सा है जहाँ पे टेम्पोररी फीलिंग हुई है, इसको अभी फिर से भरा जाता है। इसीलिए डॉक्टर बुलाते हैं, 7 दिन या 10 दिन बाद फिर से बुलाते हैं। अब यहीं पे व्यक्ति क्या करता है कि वो सोचता है कि अब तो आरसीटी हो गई है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, फालतू में 10 दिन बाद बुलाए हैं और फिर से वही दवाई मुझे पकड़ा देंगे, अब तो सारा प्रोसीजर हो ही चुका है। तो यहीं पे गलती हो जाती है, व्यक्ति नहीं जाता है या फिर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फॉलो नहीं करता है, फिर उनका आरसीटी सक्सेस नहीं होता है, आरसीटी गड़बड़ हो जाता है। फिर व्यक्ति क्या रिस्पॉन्स करता है कि आरसीटी अच्छा प्रोसीजर नहीं है, इसकी वजह से दांत ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से, भाई उसकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं समझता है। यहीं पे मिस्टेक होती है कि यहाँ पे जैसे ही 4 स्टेप कंप्लीट होता है वैसे ही व्यक्ति को लगता है कि आरसीटी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी इसमें एक स्टेप और रहता है, लास्ट वाला, जिसमें परमानेंट फीलिंग होती है दांतों की। अब जब फॉलो अप के लिए पेशेंट आता है 7 से 10 दिन के बाद, तो डॉक्टर देखते हैं कि यहाँ का प्रोसेस कैसा है। वहां पे कैसे देखते हैं? एक्सरे किया जाता है। वहां पे जो डेंटिस्ट होगा वो दांत का एक्सरे करेगा, जिस दांत की आरसीटी हुई है उसका एक्सरे करेगा, उसको देखेगा कि अंदर का हिस्सा कैसा है, किस तरह वहां पे हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है, वहां पे सूजन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, जो भी चीजें हैं वो सारा वहां पे देखेगा। देखने के बाद क्या करता है, सब चीज ठीक है, तब क्या करेगा कि जो उसने यहाँ पे टेम्पोररी फीलिंग की हुई है, जो दांतों की उसने टेम्पोररी भराई की हुई है, उसको वो निकाल देगा और उसकी जगह पे रिप्लेस करता है क्या? परमानेंट फीलिंग। क्या करता है यहाँ पे फिर हो जाता है परमानेंट फीलिंग। मतलब कि अब हमेशा के लिए अस्थायी दांतों की भराई हो जाती है और उसके ऊपर फिर लगा दिया जाता है कैप। कैप का मतलब एक ढक्कन लगा दिया जाता है। अब ये जो ढक्कन होता है, कैप होता है, ये अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग प्राइस के होते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा एफर्ट कर सकता है वो करता है। कोई बहुत महंगा लगवा लेता है, कोई मीडियम लगवाता है, कोई बहुत सस्ता लगवा लेता है। तो जिसके पास जैसा इकोनॉमिकल उसका स्टेटस रहता है उस हिसाब से वो वर्क करता है। और जब कैप लगा दिया जाता है तो उसके बाद भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको अभी बहुत ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं खानी है, दांतों से ज्यादा गर्म चीज नहीं पीनी है अभी, नहीं तो इसकी वजह से मे बी जो कैप है वो निकल सकता है या फिर जो आपके दांत हैं उसमें फिर से दिक्कत हो सकती है। और साथ ही ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बताया जाता है कि जैसे ही आप कुछ खाइए पीजिए, उस दौरान दोनों टाइम अपने दांतों की अच्छे से सफाई करिए, कुल्ला करिए और जिस ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही स्मूथली और बहुत ही सॉफ्टली आप अपने दांतों की सफाई करिए। ओरल हाइजीन बहुत ही जरूरी है, चाहे आपने आरसीटी करवाई हो चाहे ना करवाई हो। नॉर्मल भी व्यक्ति है तो उसको भी अपने मुंह की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो आरसीटी का प्रोसीजर होता है वो किस तरह से होता है, कैसे किया जाता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों इसको करवाना चाहिए, किस तरह से ये होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।